हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम भाषा शिक्षण के संदर्भ में मूल्यांकन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जो हमने आप लोगों का इससे पहले जो वीडियो डाला है उसमें आप लोगों को दिया है कि भाषा कौशल में मूल्यांकन। तो भाषा के जो कौशल हैं, भाषा के जो 4 कौशल दिए गए हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। इन चारों कौशलों में मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, किन विधियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं, मूल्यांकन की युक्तियाँ क्या हैं या विधियाँ क्या हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जब तक हम मूल्यांकन के बारे में नहीं जान लेंगे तो फिर हम कौशल में मूल्यांकन के बारे में ठीक से समझ नहीं पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, यह है आप लोगों का बाल विकास में भी मूल्यांकन, जो आप सब्जेक्ट है उसमें भी मूल्यांकन दिया गया है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलें अपन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो है मूल्यांकन का मतलब होता है फ्रेंड्स मूल्यों का अंकन करना, मूल्यों का अंकन करना। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है मूल्य का अंकन, मूल्य को आंकना। ठीक है, कि इसका क्या मूल्य है, ठीक, इसका अंकन करना। चलिए, तो इस शब्द का प्रयोग किसी वस्तु, क्रिया, व्यक्ति अथवा व्यक्ति की उपलब्धियों के सापेक्ष महत्व, स्थान अथवा स्थिति की स्पष्ट करने की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस शब्द का जब प्रयोग किया जाता है मूल्यांकन का, तो किसी वस्तु, क्रिया, व्यक्ति अथवा व्यक्ति की उपलब्धियां, व्यक्ति के बारे में भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं और व्यक्ति ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसके बारे में भी हम सापेक्ष महत्व, इसका महत्व क्या है उस, ठीक है, किसी विषय के सापेक्ष में, तो उसके बारे में भी हम मूल्यांकन करते हैं। चलिए, शिक्षा के संदर्भ में मूल्यांकन सामान्यतः परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के अंकन के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स सुनिए, शिक्षा का जो संदर्भ है, हम शिक्षा देते हैं तो शिक्षा के संदर्भ में हम मूल्यांकन करते हैं, तो उस मूल्यांकन में परीक्षा लेते हैं बालक की, और जो उत्तर पुस्तिका में जो उसने लिखा हुआ होता है उसका अंकन किया जाता है शिक्षा के संदर्भ में। लेकिन परंतु शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन से तात्पर्य शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधियों की सापेक्ष उपयोगिता का पता लगाने, शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति में विद्यालयी क्रियाओं की सापेक्षिक उपयोगिता का पता लगाने और छात्रों की उपलब्धियों की सापेक्षिक स्थिति को स्पष्ट करने की प्रक्रिया होती है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि बालक की सिर्फ हम उत्तर पुस्तिका को देख के उसका अंकन कर दिया, हो गया मूल्यांकन। नहीं, मूल्यांकन वह कहलाता है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में जब मूल्यांकन करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है, हम शिक्षा क्यों दे रहे हैं। ठीक है, पाठ्यचर्या के बारे में पता करना पड़ेगा कि ये हमारी जो पाठ्यचर्या है और जो शिक्षण की जो विधियां हैं, जो हम शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिन विधियों का उपयोग करते हैं, तो उसके बारे में भी हमें पता लगाना पड़ता है कि यह जो विधियां हम उपयोग में ला रहे हैं वो किस हद तक बालकों के लिए उपयोगी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सब चीज़ों का हम पता लगाने के लिए ही मूल्यांकन करते हैं। और दूसरी बात, मूल्यांकन में यह चीज़ भी पता लगाते हैं कि जो हमारा शिक्षा का जो उद्देश्य है, बालकों ने कहाँ तक उसको प्राप्त किया है या उनको उस कहाँ कठिनाई उपस्थित हो रही है या कहाँ तक उन्होंने नहीं किया है, तो यह भी इससे पता लगाया जाता है। चलिए, हम नेक्स्ट में और आप लोगों को स्पष्ट करके बता देंगे। चलें,
अब देखिए, मूल्यांकन सिर्फ मूल्यों का हमने आप लोगों को बताया कि मूल्यांकन मूल्यों का अंकन होता है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और समझ लीजिए इसमें कि जो हम मूल्यांकन करते हैं, जब हम मूल्यांकन करते हैं तो यह जो हमारा मूल्यांकन होता है फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी सब्जेक्ट के बारे में जो हम मूल्यांकन करते हैं, तो वह हमारा 2 प्रकार से मूल्यांकन होता है फ्रेंड्स। 2 तरह का मूल्यांकन होता है, 2 तरीके से हम मूल्यांकन करते हैं। या एक करते हैं हम बाह्य मूल्यांकन और दूसरा करते हैं हम आंतरिक मूल्यांकन, आंतरिक गुणों का मूल्यांकन। ठीक है फ्रेंड्स, आंतरिक मतलब जो अंदर उसका मस्तिष्क जो विचार जो है उसके आंतरिक गुणों का जो मूल्यांकन होता है फ्रेंड्स। समझ में आया आप लोगों को बात? कि बाहर मतलब हम बाहरी तरीके से उसके गुणों का बाहरी तरीके से बाहर से ऊपर से निरीक्षण करके हम पता लगा लेते हैं, लेकिन जब हमें आंतरिक मूल्यांकन करना होता है तो हमें उसके अंदर की बातों का पता लगाना होता है कि इसके इन्होंने कहाँ तक हमारा जो हम पढ़ा रहे हैं वह कहाँ तक सफल हुआ है, कहाँ तक इन्होंने अपने व्यवहार में उसको आत्मसात किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को कितना समझ में आ गया होगा। तो आप लोग सिर्फ इतना याद रखें कि मूल्यांकन 2 तरीके से होता है, एक होता है बाह्य गुणों का मूल्यांकन और दूसरा होता है आंतरिक गुणों का मूल्यांकन। जो बाह्य गुण रहते हैं फ्रेंड्स, तो वह हमें ऊपर से दिखाई दे जाते हैं, यदि हम उनका निरीक्षण करेंगे तो वो हमें दिखाई दे जाते हैं बाह्य गुणों का मूल्यांकन। लेकिन जो आंतरिक गुणों के मूल्यांकन होता है वो थोड़ी डीप लेवल पर चला जाता है, उनके गुणों के लिए हमें जो कुछ खास विधियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। चलें नेक्स्ट हम देखते हैं भाषा शिक्षण के संदर्भ में। अभी फ्रेंड्स हमने शिक्षा के संदर्भ में मूल्यांकन पढ़ा था कि भाई उद्देश्य क्या है उसके, कहाँ तक हमने उसको प्राप्त किया, किन विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या विधियाँ हमारी कहाँ तक सफल हुई हैं। अब हम आते हैं भाषा के संदर्भ में। भाषा शिक्षण के संदर्भ में मूल्यांकन से तात्पर्य भाषा अध्यापक की शिक्षण संबंधी क्रियाओं और इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है? जो अध्यापक होते हैं ना, भाषा अध्यापक मतलब जो भाषा पढ़ा रहे हैं अध्यापक आपको, तो उनके शिक्षण संबंधी क्रियाओं, उन्होंने जो शिक्षण संबंधी जो क्रियाएं मतलब जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाएं किस विधि से पढ़ा रहे हैं इनका, और इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप, इन जो क्रियाएं करवाए उनका क्या परिणाम निकला, इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप छात्रों की उपलब्धियों, मतलब हमने जो विधियों का इस्तेमाल किया उन विधियों का जो परिणाम निकला, तो छात्रों की उपलब्धियों का मापन करने व उसके आधार पर उनकी सापेक्ष स्थिति स्पष्ट करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमने आप लोग स्पष्ट से समझिए कि जैसे भाषा अध्यापक हैं, ठीक, भाषा अध्यापक हैं तो उन्होंने कुछ जो है विशेष जो विधियाँ या सामान्य विधियों, जिन भी विधियों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो भी क्रियाएं पाठ सहगामी क्रियाओं का उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो उन क्रियाओं के द्वारा बालक कहाँ तक समझ पा रहा है, ठीक है, उन उपलब्धियों का मापन करने व उसके आधार पर उनकी सापेक्षिक स्थिति स्पष्ट करने की प्रक्रिया से होता है मूल्यांकन शिक्षण में के संदर्भ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी स्तर पर भाषा शिक्षण के द्वारा छात्रों में भाषाई ज्ञान, तो किसी स्तर पर कोई मतलब एक पाठ्यचर्या में कोई स्तर है, देखिए हर स्तर का बालक होता है और उनका जो पाठ्यक्रम होता है वह निश्चित होता है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे किसी स्तर पर जो भाषा शिक्षण के द्वारा छात्रों में भाषाई ज्ञान एवं कौशलों तथा उनकी रुचियों एवं अभिरुचियों में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्षिक जानकारी प्राप्त करने के लिए 2 कार्य करने होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स,
हम बालकों को जो भाषाई ज्ञान देते हैं और उनके जो कौशल है, भाषा के जो कौशल होते हैं और उनकी रुचियों और भाषाई कौशलों को जब हम बालकों को पढ़ाते हैं, उनको विकास करते हैं भाषा के कौशलों का, तो हम उनमें ये देखना चाहते हैं कि उनकी रुचियों के अनुसार हम पढ़ाते हैं तो उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है। मतलब अभिवृत्तियाँ मतलब होता है आदत, ठीक है, और उनमें जो रुचियाँ हैं वो उनमें आदतों में और रुचियों में विकास कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए 2 कार्य करने होते हैं। तो सबसे पहले हम उन करना होता है उनका मापन, और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो मापन और मापन के द्वारा मापों की व्याख्या करनी होती है। तो मापन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जब हम किसी चीज़ को बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम ये माप लेते हैं, या उनका जब मूल्यांकन के द्वारा हमको ये पता चल जाता है कि बालक ने कहाँ तक वह चीज़ सीखने में या अपने व्यक्तित्व में या अपनी आदतों में कितना उनको आत्मसात किया है, कितना वो सीख पाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हम आप लोगों को मापन भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी मूल्यांकन पढ़ रहे हैं इसलिए हम मूल्यांकन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मापन जब पढ़ाएंगे तो मापन का एक अलग से एक टॉपिक आता है, वो पढ़ाएंगे हम आपको। चलिए, तो इस प्रकार जो है मूल्यांकन इस प्रकार मूल्यांकन जो है शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से कैसे संबंधित है कि देखिए, हमारा उद्देश्य, हाँ, जो शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, कोई भी एक उद्देश्य कि हमारा उद्देश्य कि भाषा कौशलों में विकास करना, बच्चों का, बालकों को विकास करना भाषा के कौशलों में। तो जब हम भाषा के कौशलों में विकास कर रहे हों बालकों के लिए, तो जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारा उद्देश्य भाषा कौशल में विकास करना, और हम उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम जिन विधियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो कहाँ तक सफल हो रही हैं या कहाँ तक असफल हो रही हैं, ठीक है, इसके बारे में हमें मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है। तो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से यह क्या है, संबंधित है मूल्यांकन। यह छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने का साधन है। तो मूल्यांकन के द्वारा भी हम छात्रों के व्यवहार संबंधी जो सामग्री है वो एकत्रित कर सकते हैं कि मतलब उसने, बालक ने कहाँ तक अपने व्यवहारों में उतारा है शिक्षा जो हमारा उद्देश्य था उसको। ठीक, और एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि मूल्यांकन जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन मतलब आप बालक जो है कभी सीखना बंद नहीं करता। ठीक है, और हमने आप लोगों को विकास भी पढ़ाया था, तो विकास में ये बोला गया था कि विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उसी प्रकार से जो मूल्यांकन है यह भी निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, जब कोई 2 चीज़ें आप लोगों को एक जैसी लगती होंगी तो आप लोग उनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जैसे हमने आपको बताया विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और उसी प्रकार मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बनते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया है, तो मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, आप लोगों को आंसर दिया जाएगा कि धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक, या कुछ सीमा तक रुक जाती है मूल्यांकन करना, या बंद हो जाता है, या फिर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आप लोगों को इतना याद रखना हो कि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि मूल्यांकन का महत्व और उपयोगिता क्या है, क्यों मूल्यांकन किया जाता है, क्या महत्व, इसकी क्या उपयोगिता है मूल्यांकन का, यह देखते हैं। तो इसको सुनिएगा अच्छे से। उपलब्धि, निदान और उपचार तथा परामर्श देना। देखिए फ्रेंड्स, जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमको पता चलता है कि बालक ने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है। ठीक है, और ये भी पता चलता है कि
कितना उपलब्धि उसने नहीं प्राप्त की उसके बारे में पता चल जाता है हमको कि इसने इतनी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाया। ठीक है, मान लो हम भाषा शिक्षा कौशल पढ़ा रहे हैं, बालक ने 100% में से 70% उसने उपलब्धियां प्राप्त कर ली, लेकिन जो 30% जो उपलब्धियां उसकी बची हैं वो कहलाता है हमारा निदान। हमको उसकी कमजोरी पता चल गई कि 30% इसने नहीं की है। ये भी पता चल गया कि 70% हम बालक बहुत अच्छे से कर पा रहा है, लेकिन 30% नहीं कर पा रहा है। तो क्यों नहीं कर पा रहा है, इसका क्या कारण है? एक मिनट। ठीक है, तो ये सबको हम पता चल गया। अब उसकी जो हमें कमजोरी पता चली तो हम क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे। ठीक है, उपचार करना मतलब हम उसको और दूसरी विधियों का उपयोग करके उसको और अच्छे से बताएंगे। ठीक है, कि किस विधि के द्वारा किस तरीके से बालक सीख सकता है, तो हम उसको उपचार करेंगे। और उपचार के बाद क्या करेंगे, उसको परामर्श देंगे कि देखो ये काम तुमको ऐसे करना या इसके बारे में ये चीज़ करनी है। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया कि मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। तो हमें मूल्यांकन के द्वारा बालक की उपलब्धि के बारे में पता चलता है, कितनी प्राप्त की है कितनी नहीं की। जो नहीं की है तो हम उसका निदान हमें मिल जाता है कि इतनी नहीं की, समस्या पता चल जाती है। फिर उसके बारे में हम क्या करेंगे, उस निदान का उपचार करेंगे और उपचार के बाद हम बालक को क्या करेंगे, परामर्श देंगे। चलिए, भविष्य का जीवन स्तर, तो मतलब हमें ये पता चल जाता है उसके बारे में कि भविष्य के बारे में कि हाँ ये आगे चल के ये कर सकता है, इतना कर पाएगा। तो मूल्यांकन से भविष्य के जीवन स्तर के बारे में पता चल जाता है। और अध्ययन के लिए प्रेरणा, अब हमें पता चल गया कि बालक इतना अध्ययन कर सकता है तो उसको हम प्रेरणा देंगे कि अब तुम ये इसके आगे ऐसा करो। ठीक है, तो यह हो गया। फिर विषय की कमजोरी की जानकारी, और हमको बालक के मूल्यांकन के द्वारा बालक की जो है विषय की कमजोरी की भी जानकारी पता चल जाती है। ठीक है, उस कमजोरी की दूर करने के लिए हम अन्य तरीके अपनाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मूल्यांकन से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान। ठीक है, हमने मूल्यांकन किया बालक का, तो हम जो शिक्षा दे रहे हैं, जो हमारी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, तो बालकों ने कहाँ तक प्राप्त किए हैं उसके बारे में भी हमको पता चल जाता है। ठीक है, शिक्षण व्यूहरचना में सुधार होता है कि मतलब हम जो चीज़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको और किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हमको पता चल जाता है कि हम उसकी व्यूहरचनाएँ बना लेते कि हमको इसको इस तरीके से नहीं बच्चों को समझ में आता, बच्चों को हम इस तरीके से पढ़ाएंगे, इस विधि के द्वारा पढ़ाएंगे या खेल विधि द्वारा पढ़ाएंगे। कुछ भी विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी विधियाँ हैं जो मैं आप लोगों को आगे चल के पढ़ाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जितना मैं पढ़ाऊँगा आप लोग उतना ही समझते जाइएगा, उसके अलावा कुछ समझने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, फिर उसके जब भी मैं आपको आगे समझाऊंगी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब आप इतना समझ लेंगे। चलिए, तो मैंने क्या बताया, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान हो जाता है और व्यूहरचना का सुधार भी आ जाता है, क्योंकि शिक्षण व्यूहरचना में सुधार यह शिक्षकों के लिए है। कुछ बालक जिस तरीके से बालक हम मूल्यांकन कर रहे हैं और बालक जिस तरीके से समझ रहा है और जिस तरीके से वो नहीं समझ पा रहा है, तो इन दोनों के बारे में हम क्या करेंगे, अपनी व्यूहरचना में सुधार करेंगे कि अब इस तरीके से नहीं और अलग तरीके से बालक को पढ़ाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7 पॉइंट में आते हैं, शिक्षक को शिक्षण प्रभाव उत्पादक का ज्ञान। तो यह भी पता चल जाता है कि जो हम शिक्षण दे रहे हैं बालक को, जो हमारा जो शिक्षण है बालकों के लिए, वह कितना प्रभावी है और कितना नहीं, यह भी हमें पता चल जाता है। इसका ज्ञान भी हो जाता है कि जो हम शिक्षा दे रहे हैं बालकों को वह प्रभावी है या नहीं है, उसका लाभ बच्चे रुचिपूर्वक ले रहे हैं या नहीं ले रहे, यह भी पता चल जाता है। चलिए 8 पॉइंट देखते हैं, कक्षा के छात्रों का क्षमता के अनुसार वर्गीकरण करना। देखिए, मूल्यांकन के द्वारा हम छात्रों का उनकी क्षमता के अनुसार भी वर्गीकरण कर लेते हैं कि भाई इनकी इतनी क्षमता है, इतना पढ़ पाते हैं, इतना नहीं पढ़ पाते हैं, ये मतलब इनका जो कौशल विकास बहुत अच्छा है, इनका थोड़ी कम है, इनका थोड़ी और कम है। तो इस तरीके से हम वर्गीकरण करके उनको स्पेशल बालकों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए 9 पॉइंट पर आते हैं, व्यक्तिगत व सामूहिक मार्गदर्शन। देखिए, मूल्यांकन से हम क्या करते हैं, जब कोई बालक बहुत वीक होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो उसको हम व्यक्तिगत तरीके से भी उसका मार्गदर्शन करा सकते हैं। और जब बहुत सारे बालक जो होते हैं वो एक साथ
एक ही गलती करते हैं या उसका उन लोगों का भी हम क्या कर सकते हैं, सामूहिक रूप से क्लास में मार्गदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण विधियों की सफलता। देखिए, हम मूल्यांकन करते हैं तो जिन विधियों का हम उपयोग करते हैं, ठीक है, बालक कहाँ तक किस हद तक सीख पा रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम शिक्षण विधियों में सफलता प्राप्त कर लेता है तो वो विधियाँ कहाँ तक सफल हो रही हैं इसके बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, 11 पॉइंट में देखिए फ्रेंड्स, मूल्यांकन से पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन। देखिए, जब हम बालक का मूल्यांकन करते हैं तो बालक अलग अलग स्तर के बालक होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पाठ्यक्रम है वह उनके लिए, उन बच्चों के लिए ठीक है, क्या कुछ कम करना है उसमें से या कुछ जोड़ना है उसमें, ठीक है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, आवश्यक संशोधन कर सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको एक दो बार और पढ़ लीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरा समझाना समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है आप लोगों के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया। जब हम संस्कृत का शिक्षण कराते हैं उसमें मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होती है, यह देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक मिनट, देखिए संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो जब हम संस्कृत का शिक्षण या किसी भी भाषा का जब शिक्षण कराते हैं तो उसमें मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होती है, तो देखिए फ्रेंड्स, उसमें मूल्यांकन के लिए हमें 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, बालकों के लिए हम क्यों पढ़ा रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, कहाँ तक हमें एक उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। ठीक है, तो जो हम निर्धारित उद्देश्य करते हैं ना, उद्देश्यों की प्राप्ति हो तो उपयुक्त परिस्थितियाँ उत्पन्न करना। तो जो उद्देश्य हमारे निर्धारित हमने किए हैं उनकी प्राप्ति के लिए जो परिस्थितियां हैं उपयुक्त हैं या नहीं हैं, उन परिस्थितियों को हमें उत्पन्न करना है। ठीक है, कि ताकि बालक बहुत अच्छे से सीख सके और रुचि लेके सीख सके उन चीज़ों को। ठीक है, और लास्ट है हमारा मूल्यांकन के साधन। मतलब मूल्यांकन में हम किन साधनों का प्रयोग करें, क्या करें जिससे बालकों का और अच्छे से हम उनका विकास कर सकें। तो इसमें उच्चारण एवं तकनीक 2 प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं। चलिए हम इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा हमने इनको डिस्क्राइब करके आगे लिखा है आप लोगों के लिए। चलिए देखिए, उद्देश्य निर्धारित करना। ठीक है, तो भाषा शिक्षण के मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा शिक्षण के कितने उद्देश्य होते हैं, तो भाषा शिक्षण कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कुछ भी भाषा हो, तो उसके 3 उद्देश्य होते हैं फ्रेंड। सबसे पहला उद्देश्य जो होता है हमें छात्रों में अर्थ ग्रहण, मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं छात्र उनका अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला उद्देश्य होता है हमारा कि छात्र हम अर्थ ग्रहण कर सकें उस चीज़ का। और दूसरा यह है कि वह अभिव्यक्ति भी कर सकें, अर्थ ग्रहण करेंगे तो अभिव्यक्ति भी करेंगे। और तीसरा हमारा जो उद्देश्य होता है साहित्य सृजन शक्ति या रचनात्मकता का विकास, मतलब वो लिख भी सकें। ठीक है, तो हमारे 3 उद्देश्य हैं फ्रेंड्स भाषा शिक्षण के। मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं। एक होता है छात्रों में अर्थ ग्रहण, फिर छात्र जो हैं वो अभिव्यक्ति भी कर सकें, और साहित्य सृजन शक्ति या रचनात्मक कार्य का विकास करना। ये 3 कार्य होते हैं। चलिए, तो संक्षेप में शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि शिक्षा का उद्देश्य है, तो शिक्षा का मेन उद्देश्य यह होता है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि ज्ञान जब प्राप्त होता है तो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है, उसी प्रकार से हमें भी क्या करना है शिक्षक को कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना शिक्षा का जो है वह उद्देश्य है। तथा मूल्यांकन का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि छात्रों ने किस सीमा तक उक्त परिवर्तन हुआ है। तो छात्रों ने किस सीमा तक उक्त परिवर्तन हुआ है, मूल्यांकन का उद्देश्य यह है। और शिक्षा का उद्देश्य है व्यवहार में परिवर्तन लाना। समझना फ्रेंड्स, शिक्षा का जो उद्देश्य है वह है छात्रों में व्यवहार में परिवर्तन लाना, और मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है
कि छात्रों ने किस सीमा तक उक्त परिवर्तन हुआ है यह ज्ञात करना। ठीक है, आई होप आप लोगों को कितना समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ज्ञानबोधक परिस्थितियाँ उत्पन्न करना। तो जब हम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या करेंगे, ज्ञानबोधक परिस्थितियाँ उपलब्ध कराएंगे कि बालक उन परिस्थितियों में सीख सकें, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। शिक्षक के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप, जब शिक्षक प्रयास करता है उसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थी देखकर, सुनकर या पढ़कर अनुभव प्राप्त करते हैं, इन्हें हम सीखने के अनुभव कहते हैं। जब जो होता है, जब शिक्षक के प्रयत्नों के जब शिक्षक प्रयत्न करता है, प्रयास करता है या विधियों के इस्तेमाल करता है, तो विद्यार्थी उन चीज़ों को क्या करते हैं, देखकर, सुनकर या पढ़कर क्या करते हैं, वो अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, इन्हें हम सीखने के अनुभव कहते हैं। इतना याद रहेगा। इस प्रकार निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो परिस्थितियां निर्मित की जाती हैं वे हैं, तो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं वो इस प्रकार हैं कि शिक्षण उद्देश्य से संबंधित, तो सबसे पहली बात यह है कि जो परिस्थितियां हम उत्पन्न कर रहे हैं बालक के लिए, बना रहे हैं, तो बस जो हमारा शिक्षा का जो उद्देश्य ना उसी से संबंधित होना चाहिए, पहला। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है कि सार्थक व विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो, मतलब जो परिस्थितियां हम उत्पन्न कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो उनका अर्थ होना चाहिए, निकलना चाहिए, और विद्यार्थी जो हैं उनकी रुचि के अनुसार ही वह विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, परिस्थितियों का इस्तेमाल करें। चलिए इस्तेमाल करें नहीं फ्रेंड्स, उनका निर्माण करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, थर्ड पॉइंट पर, विद्यार्थी के शैक्षिक स्तर। देखिए, विद्यार्थी के जो शैक्षिक स्तर है, योग्यता है या क्षमता के अनुरूप हो, और जो हमारी ज्ञानबोधक जो परिस्थितियां हम बना रहे हैं वह विद्यार्थी के जो शैक्षिक स्तर है, मतलब हमारा बच्चा छोटा है, बालक छोटा है, तो उसके अनुसार उसकी जो योग्यता है, उसकी जो क्षमता है, वो कितना वो उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, कितना वो चीज़ सीख रहा है, कितना वह सीख सकता है, इन सब चीज़ों का ज्ञान करके ही हम उन परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें उद्देश्य का निर्धारण करना है पहला, और दूसरा ज्ञानबोधक परिस्थितियां उत्पन्न करनी है। ठीक है, और उन परिस्थिति को उत्पन्न करने के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है कि हमें उद्देश्यों से संबंधित हो वह चीज़, और सार्थक व विद्यार्थियों की रुचियों के अनुरूप हो, और शैक्षिक स्तर, योग्यता और क्षमता के अनुरूप होना चाहिए विद्यार्थी के। चलिए थर्ड पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स, इसी में देख लीजिए कि मुख्य मूल्यांकन के उपकरण तथा तकनीक, इसी से संबंधित जो हमारा तीसरा पॉइंट है, उपकरण और तकनीकें। ठीक है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य प्रमुखतः दो प्रकार की जानकारी प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसको जानकारी करना ये होता है कि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है। ठीक, तो उपकरण और तकनीकी का उपयोग हम क्यों करते हैं मूल्यांकन में, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि उस बालक ने किस सीमा तक जो हमारे उद्देश्य हमने निर्धारित किए थे उसकी पूर्ति हुई है, मतलब उसने कहाँ तक सीख लिया है। ठीक, और दूसरा पॉइंट है हमारा, विद्यार्थी से किस सीमा तक परिवर्तन हुआ है, मतलब विद्यार्थी ने किस सीमा तक परिवर्तन हुआ है, मतलब कितना उसने सीखा है। ठीक, किस सीमा तक उसने सीख लिया है, वो उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त कर लिए हैं। तो मूल्यांकन में हमें विद्यार्थियों की प्रत्येक वस्तु की जांच करनी पड़ती है, और इस हेतु हमें अनेक युक्तियों का प्रयोग करना होता है। जब हम मूल्यांकन करते हैं बालक का, तो हमें उसकी प्रत्येक वस्तु, हमने बताया था ना फ्रेंड्स के मूल्यांकन दो तरह से होता है, एक होता है बाह्य होता है और दूसरा होता है आंतरिक मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए, बाह्य और आंतरिक मूल्यांकन करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की विधियों का सहारा लेना पड़ता है, विभिन्न प्रकार की युक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि मूल्यांकन की कितनी युक्तियाँ होती हैं, कितनी विधियाँ होती हैं। ठीक है, किस तरीके से हम बालक का मूल्यांकन कर सकते हैं, किन विधियों के द्वारा कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड, तो
मूल्यांकन की युक्तियाँ, फ्रेंड्स इनको मूल्यांकन की विधियाँ भी बोला जाता है और इनको युक्तियाँ भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम दो तरीके की विधियों का इस्तेमाल करके हम बालक का मूल्यांकन कर सकते हैं। सबसे पहले निरीक्षण प्रधान होता है और दूसरा होता है हमारा परीक्षण प्रधान। ठीक है फ्रेंड्स, इनको आप बहुत अच्छे से सुनिएगा। सुन लेने मात्र से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि निरीक्षण परीक्षण ये बहुत पूछा जाता है। जो क्वेश्चन आप लोग उठा के देख लीजिएगा, मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन 2-3 आप लोगों को 3-4 आप लोगों को किसी न किसी सब्जेक्ट में मिल जाएंगे। ये हिंदी में है भी है, संस्कृत में भी है आप लोगों के लिए, इंग्लिश में भी है और पर्यावरण में भी है आपकी ईवीएस में, और ये क्या बोलते हैं बाल विकास में भी है। ठीक है, 5 टॉपिक में आपका मूल्यांकन है। इसलिए मूल्यांकन आप लोग जो टॉपिक है फ्रेंड्स आप लोगों को सभी सब्जेक्ट में मिलेगा ना, उसका बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट से मान लो एक क्वेश्चन आया तो आप लोगों के पास 5 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, तो मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं। चलिए इसका देखते हैं, निरीक्षण प्रधान और परीक्षण प्रधान। देखिए निरीक्षण से आप लोग समझ लीजिएगा कि किसी चीज़ को देखना, ऑब्ज़र्व करना, ठीक है, वॉच करना, किसी चीज़ को बहुत अच्छे से वॉच करना, बहुत अच्छे से गौर से देखना कहलाता है ना फ्रेंड्स। आप लोगों ने सुना होगा गौर से देखना, वो उसी को बोलते हैं निरीक्षण। ठीक, तो मैंने साधारण बात में आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग देखिए कि ये युक्तियाँ जिनमें किसी बालक के व्यक्तित्व से संबंधित वस्तुओं का मूल्यांकन देख कर किया जाता है। ठीक है, वह कहलाता है निरीक्षण प्रधान कहलाता है। देख कर किया जाता है, वॉच करना, देखना। तो देखने जाने वाले जो व्यवहार हैं हम उसको बताते। देखिए, रूप रंग, मौखिक अभिव्यक्ति, मतलब बालक का रूप रंग कैसा है, गोरा है, काला है, सांवला है। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति मतलब वह किस प्रकार से बोलता है। ठीक है, उसके सोचने का ढंग क्या है। त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, मतलब कोई भी बालक में, कई बालक ऐसे रहते हैं कि उनमें तुरंत निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, और बहुत से बालक होते हैं फटाक टू द पॉइंट जवाब दे देते हैं आपको। ठीक है, इस तरीके से जवाब देने का मतलब ये है फ्रेंड्स, आंसर देना। वह नहीं है कि बच्चे बदतमीज़ टाइप के हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मतलब वो तुरंत आप लोगों को आंसर दे देंगे। ठीक, और कई बालक ऐसे जो रहते हैं वो सोचने लगते हैं कि बोलें कि ना बोलें, क्या करें, इस टाइप से। ठीक, तो त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होती है उनमें, और इन व्यवहारों के विषय में जानने व मूल्यांकन करने की युक्तियाँ। तो देखिए, जब हम जो बालक के जो व्यवहार मैंने आप लोगों को बताए हैं, तो इनके बारे में, इनके विषय में जानने की क्या युक्तियाँ होती, क्या विधियाँ होती। तो अभिरंजित निरीक्षण होता है फ्रेंड्स एक, कि आप बालक को, मतलब बालक चल फिर रहा है, उसको पता नहीं है, और आप उसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यह क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, किस टाइप से, तो यह कहलाता है निरीक्षण, अभिरंजित निरीक्षण। और दूसरा होता है फ्रेंड्स साक्षात्कार। आपको पता होगा साक्षात्कार के द्वारा हम कुछ बालकों से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं आमने सामने बैठ के, ऐसे बालक, वो साक्षात्कार कहलाता है। मतलब क्लास में बालकों से पूछ लेते हैं। ठीक, साक्षात्कार के द्वारा बात कर लेते हैं। ठीक है, वर्ग क्रम मापनी, उसके द्वारा बात कर लेते हैं। इतिहास व्रत मतलब फ्रेंड्स, जैसे हमें बालक के माता पिता, उनके दादा दादी, उनका घर परिवार, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी, वो कहाँ रहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं उनके माता पिता, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी के द्वारा भी हम बालक का मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए, इतना आप लोगों को निरीक्षण प्रधान आप लोगों को समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। और आप लोग इतनी जो विधियां जो हमने आप लोगों को बताई हैं, आप लोग इनको याद रख लीजिएगा, क्योंकि यह पूछा जा सकता है कि निरीक्षण प्रधान विधि इनमें से कौन सी है। तो देखिए, अभिरंजक निरीक्षण आया तो आप लोगों को याद रहेगा। साक्षात्कार में भी क्या होता है, आमने सामने बात करते हैं, एक दूसरे के व्यवहार, हुआ निरीक्षण कहलाया। ठीक है, वर्ग क्रम मापनी में भी देख के ही बालक से वार्तालाप के द्वारा। ठीक है, और इतिहास व्रत में भी आप लोग निरीक्षण करके द्वारा बात करके इससे पता कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए परीक्षण प्रधान विधि, तो इनको आपको याद रखना होगा कि यह युक्तियाँ निम्न में से कौन सी निरीक्षण प्रधान विधि है या निरीक्षण युक्ति नहीं है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में।
या यह भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सी विधि है जिसमें बालक के व्यवहार, रूप, रंग, मौखिक अभिव्यक्ति, बोलने सोचने के ढंग के द्वारा बालकों का निरीक्षण किया जा सकता है, बालकों को व्यवहारों का पता लगाया जा सकता है। तो वह होगा आपका निरीक्षण विधि, ठीक है, या मूल्यांकन किया जा सकता है बालकों का, तो निरीक्षण की विधि के द्वारा, ठीक। उसी प्रकार से हम आते हैं परीक्षण। देखिए फ्रेंड्स, परीक्षण विधि में फ्रेंड्स ना तो टीचर की भूमिका मुख्य होती है, मतलब मूल्यांकन करता जो होता है, अब स्कूल में है तो मूल्यांकन कौन करेगा, कोई टीचर ही करेगा, है ना। कोई बाहरी व्यक्ति आकर भी मूल्यांकन कर सकता है बालक का, लेकिन जितने अच्छे से बालक का जो मूल्यांकन टीचर कर सकता है उतना बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि इसमें जो मूल्यांकन करता होता है वह क्या होता है, गौण होता है, ठीक है, और जो जिसका मूल्यांकन हो रहा होता है ना वह मुख्य होता है, ठीक, उसकी भूमिका मुख्य होती है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि वो युक्तियाँ जिनमें भूमिका मूल्यांकनकर्ता की ना होकर उसकी होती है जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है, मतलब किसी बालक का हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें टीचर की कोई भूमिका नहीं होती, ठीक है। जैसे प्रश्नावली विधि है, हमने दे दी बच्चों को 50 प्रश्न दे दिए, 20 प्रश्न दे दिए, ठीक है, और उनको दे दिया कि बेटा चलो इनके आंसर लिखो, ठीक। फ्रेंड्स आंसर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमने उसके घर परिवार, पास पड़ोस और किसी भी चीज़ के बारे में हमें उनका मूल्यांकन करना है तो उसके क्वेश्चन हम दे देते हैं तो बालक कर लेते हैं तालिकाओं के द्वारा, चयन सूचियों के द्वारा, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के मानववैज्ञानिक परीक्षण इसी प्रकार की युक्तियों में आते हैं। तो यह हो गया हमारा परीक्षण प्रधान। तो आप लोगों को याद रहेगा कि जो निरीक्षण जो विधि होती है तो वह होती है हम किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करके, वॉच करके उनका मूल्यांकन करते हैं, और परीक्षण विधि जो है होती है जिसमें मूल्यांकनकर्ता की स्थिति क्या होती है, शून्य के बराबर होती, ना के बराबर होती है, और सबसे मुख्य भूमिका जो होती है वह होती है जिसका हम मूल्यांकन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या समझ में आ गया होगा। और जो प्रश्नावली विधि है आप लोगों से पूछा जा सकता है कि प्रश्नावली जो विधि है वह किस प्रकार की युक्ति है, ठीक है। तो यह कौन सी युक्ति है, परीक्षण युक्ति, क्योंकि इसमें टीचर का कोई योगदान नहीं होता, इसमें मूल्यांकनकर्ता का कोई योगदान नहीं होता, जो कुछ करता है वह कौन करता है, बालक करता है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को इतना मूल्यांकन मैंने समझाया आप लोगों को समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स नहीं करते, कमेंट्स में कंजूसी करते हैं, तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कि मेरा पढ़ाया आप लोगों को कैसा लगा। फ्रेंड्स इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छे से और अच्छा वीडियो बनाकर लेके आएँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और हम आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियो कल लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो जब हम उसमें पढ़ेंगे कि जो मूल्यांकन के आगे का पढ़ेंगे कि भाषा कौशल में मूल्यांकन कैसे किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो भाषा की जो चारों कौशल हैं उसके बारे में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, और उसमें क्या मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।